गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पीएल नारेडा में। और इस चैनल पर आपको कई तरह के वीडियोस मिलेंगे जो आपके लिए नेट सेट आरपीसी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसी क्रम में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। यह इलियट की आलोचनात्मक रचना है। इस बुक में बताया है किस तरह से ट्रेडिशंस जो होती है, परंपराएं, और जो इंडिविजुअल टैलेंट होती है उनके बीच में क्या संबंध है। कुछ लोग परंपराओं को बुरा मानते हैं और कुछ लोग परंपराओं को अच्छा मानते हैं। तो ये जो दो मत है, इनमें से कौन सा मत सही है और इलियट का क्या मत है, आज हम इस लेख में पढ़ने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि कोई सा भी प्रश्न ना छूटे। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ये लेख 1919 में लिखा गया था। इज एन एसे रिटन बाय पोइट एंड लिटरेरी क्रिटिक टी.एस. इलियट। देखिए यहाँ पे टी.एस. इलियट के बारे में दो बातें हैं, एक तो पोइट, दूसरा लिटरेरी क्रिटिक, यानी टी.एस. इलियट आलोचक भी रहे हैं और एक अच्छे कवि भी रहे हैं। द एसे वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द इगोइस्ट एंड लेटर इन द इगोइस्ट फर्स्ट बुक ऑफ क्रिटिसिज्म द सेक्रेड वुड इन 1920। ये जो लेख है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, पहली बार 1919 में द इगोइस्ट जो पत्रिका है उसमें पब्लिश हुआ और बाद में ये द सेक्रेड वुड में 1920 में पब्लिश हुआ। वाइल इलियट इज मोस्ट ऑफन नोन फॉर हिज पोइट्री, वैसे तो मुख्य रूप से इलियट जो है उसकी पोइट्री के लिए जाना जाता है। He also contributed to the field of literary criticism, लेकिन साहित्यिक आलोचना के क्षेत्र में भी उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। Contributed मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया है। Eliot as a cultural critic comparable to Sir Philip Sidney and Samuel Taylor Coleridge। जब हम साहित्यिक आलोचक के रूप में इलियट की तुलना करते हैं तो सर फिलिप सिडनी और सैमुअल टेलर कॉलरिज के समकक्ष उनको माना जाता है। इट फॉर्मुलेट्स इलियट्स इन्फ्लुएंशियल कंसेप्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पोइट एंड प्रीसीडिंग लिटरेरी ट्रेडिशन। इलियट का जो साहित्यिक आलोचना का जो क्षेत्र रहा है वो हमें बहुत प्रभावित करता है। इसका इन्फ्लुएंशियल कंसेप्शन जो है, कंसेप्शन मतलब अवधारणा, ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पोइट एंड प्रीसीडिंग लिटरेरी ट्रेडिशन, वो एक कवि और लिटरेरी ट्रेडिशन के बीच में रही है, यानी वो एक अच्छा कवि भी रहा है और एक अच्छा आलोचक भी रहा है। दिस ऐसे इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखिए ये जो ऐसे हैं इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। पहला जो पार्ट है वो ये है कि ट्रेडिशन का क्या कंसेप्ट है, ट्रेडिशन क्या होती है। देन द थियरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री। इम्पर्सनल पोइट्री की जो थियरी है उसको हम सेकंड पार्ट में रखते हैं। इम्पर्सनल पर एक होता है पर्सनल और एक होता है इम्पर्सनल, यानी जब हम पोइट्री को इवेल्यूएट करते हैं, हम उसका मूल्यांकन करते हैं, तो उसमें हमारी जो पर्सनल कंसेप्शन है वो कहाँ तक प्रभावित करती है। एंड फाइनली द कंक्लूजन, और अंतिम रूप से हम इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से इस पोइट्री को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इलियट प्रेजेंट्स हिज कंसेप्शन ऑफ ट्रेडिशन एंड द डेफिनेशंस ऑफ द पोइट एंड पोइट्री इन रिलेशन टू इट। पहला जो पार्ट है उसमें इलियट ने ट्रेडिशंस को बताया है, उनकी डेफिनेशन, उनकी क्या परिभाषा है और उसका पोइट्री से क्या रिलेशन है। मतलब वो कविता
को किस हद तक प्रभावित करती है, परंपराएं कविताओं को किस हद तक प्रभावित करती है, ये इसमें बताया गया है। ही विशेष टू करेक्ट द फैक्ट दैट as he perceives it in English writing, we seldom speak of tradition, though we occasionally apply its name in deploring its absence. देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताई है। He perceives it, he wishes to correct the fact. यहाँ पर इलियट उन तथ्यों में सुधार करना चाहता है, वो तथ्य जो ट्रेडिशंस के बारे में पहले बताए गए हैं उनमें वो सुधार करना चाहता है। और वो तथ्य क्या है? इन इंग्लिश राइटिंग वी सेल्डम स्पीक ऑफ ट्रेडिशन। हम जब इंग्लिश राइटिंग पढ़ते हैं, हम अंग्रेजी रचनाओं को पढ़ते हैं, तो उनमें ट्रेडिशंस की बात बहुत कम होती है। सेल्डम स्पीक मतलब यानी कभी कभार होती है। दो वे ओकेजनली अप्लाई देम, यद्यपि हम उन्हें बार बार अप्लाई करते रहते हैं। इट्स नेम इन डिप्लोरिंग इट्स एब्सेंस, इसकी एब्सेंस में, अनुपस्थिति में, यानी जहाँ पर परंपराओं को फॉलो नहीं किया जाता है वहाँ पर हम बार बार कहते हैं कि ये क्या मॉडर्न हो रहे हैं, हमने ट्रेडिशंस को छोड़ रखा है। लेकिन कविताओं में, काव्य में, लिटरेचर में हम उनका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? इलियट पुट्स फॉरवर्ड दैट दो द इंग्लिश ट्रेडिशंस जनरली अपहोल्ड्स द बिलीव्स दैट आर्ट प्रोग्रेस थ्रू चेंज। इलियट का ऐसा मानना है, पुट फॉरवर्ड मतलब उसने इस बात को आगे बढ़ाया है। क्या कह करके आगे बढ़ाया है? दो द इंग्लिश ट्रेडिशन, यद्यपि जो अंग्रेजी जो परंपराएं हैं, जनरली अपहोल्ड द बिलीव्स, वे ऐसा मानती है कि आर्ट की प्रोग्रेस चेंज के माध्यम से होती है। यानी कोई भी जो कला है वो तब विकसित होगी जब उसमें चेंज आएगा, यानी एक जैसी चीज़ों को लेकर के हम आगे नहीं बढ़ सकते। सेपरेशन फ्रॉम ट्रेडिशन, लिटरेरी एडवांसमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन दे कन्फर्म टू द ट्रेडिशन। सेपरेशन फ्रॉम ट्रेडिशन, परंपराओं से अलग होना, लिटरेरी एडवांसमेंट और साहित्यिक जो एडवांसमेंट है, आर रिकॉग्नाइज्ड, उनको तभी ख्याति मिलती है व्हेन दे कन्फर्म टू द ट्रेडिशन, जब वे ट्रेडिशन को कंफर्म करते हैं, जब वो ट्रेडिशन को कंफर्म करते हैं तब जाके उनको ख्याति मिलती है। देखिए क्या कहा है कि सेपरेशन फ्रॉम ट्रेडिशन, परंपराओं से अलग होना, लिटरेरी एडवांसमेंट यानी साहित्यिक क्षेत्र में आगे बढ़ना, आर और रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन, ये चीज़ें तभी ख्याति प्राप्त कर सकती है व्हेन दे कन्फर्म द ट्रेडिशन। देखिए यहाँ कन्फर्म का मतलब होता है फॉलो करना, अनुसरण करना या पालन करना, यानी जब वो परंपराओं का पालन करते हैं तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। इलियट फेल्ट द ट्रू इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेडिशन इनटू लिटरेचर वाज अनरिकॉग्नाइज्ड। देखिए इलियट ने बिल्कुल कहा है कि अगर आप द ट्रू इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेडिशन इनटू लिटरेचर में अगर कॉर्पोरेशन मतलब होता है सहयोग, और इनकॉर्पोरेशन मतलब सहयोग नहीं लेंगे ट्रेडिशन का, तो वॉज अनरिकॉग्नाइज्ड, वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहेगा, यानी उसको कोई ख्याति नहीं मिलेगी। परंपराओं से अलग हट करके अगर साहित्य रचना की जाएगी तो वो ख्याति प्राप्त रचना नहीं हो सकती। ट्रेडिशन इज अ वर्ड दैट सेल्डम अपीयर्स एक्सेप्ट इन ए फ्रेज ऑफ कंडेमनेशन। वैसे तो जो ट्रेडिशन शब्द है इज अ वर्ड दैट सेल्डम अपीयर्स एक्सेप्ट इन फ्रेज ऑफ कंडेमनेशन। कंडेमनेशन का मतलब होता है निंदा करना। वैसे तो ये शब्द जो है निंदा के क्षेत्र में ज़्यादा काम में लिया जाता है। जैसे ही शब्द आता है ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल, परंपरा, पुरानी चीज़ें, तो एक मतलब निंदा के अर्थ में ये काम में लिया जाता है। लेकिन फिर भी इट वॉज एक्चुअली अ फार अनरियलाइज एलिमेंट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लेकिन फिर भी ये वास्तव में अनरियलाइज एलिमेंट है किसका? लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। ऐसा तत्व जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, अनरियलाइज एलिमेंट है। फॉर इलियट द टर्म ट्रेडिशन इज फिल्ड विद ए स्पेशल एंड कॉम्प्लेक्स करेक्टर। लेकिन इलियट के लिए यह शब्द जो है एक विशेष और जटिल पात्रता लिए हुए हैं,
स्पेशल मतलब विशेष और कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल करेक्टर है, यानी इसका विश्लेषण करना बड़ा जटिल है। इट रिप्रेजेंट्स अ साइमल्टेनियस ऑर्डर by which Eliot means a historical timelessness, a combination of past and present, and at the same time a sense of present temporality। देखिए इलियट ने क्या कहा है, इट रिप्रेजेंट्स यानी जो ट्रेडिशंस है वो प्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट मतलब प्रतिनिधित्व करती है साइमल्टेनियस ऑर्डर। साइमल्टेनियस का मतलब होता है समान रूप से, एक साथ घटित होने वाली चीज़ों को। बाय विच इलियट मीन्स, जिसका इलियट से ये मतलब था हिस्ट्रिकल टाइमलेसनेस। हिस्ट्रिकल टाइमलेसनेस का मतलब है कि जब भी हम कोई नया कार्य करेंगे तो हम हिस्ट्री से प्रभावित होंगे, तो यहाँ पर परंपराएं जो है हमें प्रभावित करती रहेगी। अ कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, क्योंकि अगर हमने ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं किया तो हम कॉम्बिनेशन नहीं बिठा पाएंगे पास्ट और प्रेजेंट में। एंड एट द सेम टाइम अ सेंस ऑफ प्रेजेंट टेम्पोरलिटी, और जो सेंस हमारे अंदर होगी अ सेंस ऑफ प्रेजेंट टेम्पोरलिटी, वर्तमान में हम क्या करें, वर्तमान की चीज़ें किस तरह से बेहतर करें, इन चीज़ों को हम समझ नहीं पाएंगे जब तक हम ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करेंगे। ही फर्दर सेज दैट अ पोइट मस्ट रिप्रेजेंट द होल ऑफ द लिटरेचर ऑफ यूरोप फ्रॉम होमर। उसने फिर आगे हमें समझाया है कि एक जो कवि है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, उसको बताना चाहिए द होल ऑफ लिटरेचर ऑफ यूरोप फ्रॉम होमर, उसे होमर से लेकर के वर्तमान समय तक जितना भी लिटरेचर है उसके बारे में बात करनी चाहिए। वाइल, जबकि साइमल्टेनियसली, समान रूप से, एक्सप्रेसिंग देयर कंटेम्प्रेरी एनवायरनमेंट। अब देखो होमर जो है ग्रीक कवि है और पुराना प्राचीन काल से कवि है, तो यहाँ पर इलियट ये कह रहा है कि हमें होमर से लेकर के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका क्या महत्व है ये भी हमें पोइट्री में बताना चाहिए। अगर हम इसको हिंदू धार्मिक ग्रंथों से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि रामायण महाभारत वैदिक काल से चली आ रही परंपराओं के साथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनका क्या महत्व है, इस बात को भी हमें बताना चाहिए। Eliot challenges the common perception that a poet's greatness and individuality lie in their departure from their predecessors। Eliot ने बिल्कुल चैलेंज किया है, और क्या चैलेंज किया है, इस परसेप्शन को, परसेप्शन का मतलब होता है अवधारणा, इस धारणा को उसने चैलेंज किया है कि कोई भी कवि ग्रेटनेस प्राप्त नहीं कर सकता एंड इंडिविजुअलिटी, जब तक वो परंपराओं को फॉलो नहीं करेगा। अगर वो डिपार्चर हो जाएगा, डिपार्चर मतलब अलग हो जाएगा, फ्रॉम देयर प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर मतलब पूर्वज, अगर वो अपने अग्रज से अलग होकर के कुछ लिखने का प्रयास करेगा तो वो कभी भी महानता और इंडिविजुअलिटी को प्राप्त नहीं करेगा। यानी परंपराओं से हट करके लिखना उसके लिए बहुत घातक होगा। He argues that the most individual part of the poet's work may be those in contents। उसने इस बात पर भी तर्क दिया है कि the most individual parts of the poet's work, कवि की रचनाओं का जो महत्वपूर्ण पार्ट है, may be in those in content, वो कंटेंट में होता है, और कंटेंट हमें कहाँ से मिलेगा, ट्रेडिशंस से। Eliot claims that the historical sense is not only a resemblance to traditional work, but an awareness and understanding of their relation to his poetry। कितनी शानदार बात इलियट ने यहाँ पर हमें बताई है। इलियट क्लेम्स, इलियट इस बात का दावा करता है that the historical sense, की जो ऐतिहासिक जो भावना है, is not only a resemblance, वो एक समानता मात्र नहीं है to traditional work, परंपरागत कार्य से, बल्कि वो हमें अवेयर भी करती है, अवेयरनेस पैदा करती है, एंड अंडरस्टैंडिंग पैदा करती है, समझदारी की भावना पैदा करती है, ऑफ देयर रिलेशंस टू हिज पोइट्री, पोइट्री के बीच में। द फेथफुलनेस टू ट्रेडिशन डज नॉट रिक्वायर द ग्रेट पोइट टू सेक्रीफाइस नॉवेल्टी।
इसी बात के लिए पूरा लेख लिखा हुआ है। द फेथफुलनेस टू ट्रेडिशन डज नॉट रिक्वायर द ग्रेट पोइट टू सैक्रिफाइस नॉवेल्टी। परंपराओं के साथ जुड़ने का ये कतई मतलब नहीं है कि नई चीज़ों को आप बलिदान कर रहे हो। नोवेल्टी का मतलब होता है नई चीज़ें और सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलिदान। फेथफुलनेस टू ट्रेडिशन यानी परंपराओं के साथ विश्वास दिखाना, विश्वास करना, उसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप नई चीज़ों का सैक्रिफाइस कर रहे हो। इलियट हैज़ अ मच मोर डायनेमिक एंड प्रोग्रेसिव कंसेप्शन ऑफ द पोइटिक प्रोसेस। इलियट का जो विचार था वो बहुत ज़्यादा डायनेमाइक था। डायनेमाइक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अच्छा या अद्वितीय पर्सनालिटी का, और प्रोग्रेसिव था यानी वो विचार जो था उसका जो कंसेप्शन था वो प्रोग्रेसिव था। ही एड्स दैट नोवेल्टी इज पॉसिबल ओनली थ्रू टैपिंग इनटू ट्रेडिशन। देखो, नोवेल्टी तभी पॉसिबल है जब आप ट्रेडिशन को टैपिंग करेंगे। अगर आपको पुरानी चीज़ों का पता नहीं रहेगा तो आप नई चीज़ों का आविष्कार कैसे करेंगे। सपोज करो आपने कोई चीज़ बिना परंपराओं के साथ लिए कोई नया आविष्कार किया और आपको बाद में पता चला कि वैसा आविष्कार तो पहले ही हो रहा है, तो आपका आविष्कार नया कैसे हुआ। और अगर आपने पुरानी चीज़ों को ध्यान में रख करके आविष्कार किया होता तो आप उससे अलग हट करके आविष्कार कर सकते थे। तो इसी बात को यहाँ पर कहा है, नोवेल्टी इज पॉसिबल ओनली थ्रू टैपिंग इनटू ट्रेडिशन। जब आप परंपराओं को साथ लेकर के चलते हैं तभी नई चीज़ों का आविष्कार कर सकते हैं। When a poet engages in the creation of new work, he realizes an aesthetic ideal order. जब एक कवि एंगेज होता है, लिप्त होता है इन न्यू क्रिएशन, इन द क्रिएशन ऑफ न्यू वर्क, नई चीज़ों के निर्माण में, ही रियलाइजेज एन एस्थेटिक आइडियल ऑर्डर, तो वह महसूस करता है एक सौंदर्य, एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र, यानी वो नई चीज़ों में सौंदर्य महसूस करता है, आइडियल ऑर्डर और एक आदर्श ऑर्डर के रूप में महसूस करता है। एस्टेब्लिश्ड बाय द लिटरेरी ट्रेडिशन दैट हैज़ कम बिफोर देन, और उन चीज़ों को वो आदर्श मानता है जो चीज़ें पहले से ही घटित हो चुकी है, जो पहले से ही एस्टेब्लिश है, जो पहले से स्थापित है। एज सच द एक्ट ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन डज नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। देखिए ये वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब होता है खाली जगह, रिक्त स्थान। एज सच द एक्ट ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन, जैसे आर्टिस्टिक क्रिएशन जो है वो खाली जगह में घटित नहीं हो सकता, यानी कला का जो निर्माण है वो खाली जगह में नहीं हो सकता, वैक्यूम में नहीं हो सकता। The introduction of a new work alters the structure of this existing order and causes a readjustment of the old to accommodate the new. The introduction of a new work, किसी भी नए वर्क का जब हम इंट्रोडक्शन करते हैं, अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एग्जिस्टिंग ऑर्डर, तो उसका जो पुराना ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है, एंड काजेज ए रीएडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड टू अकोमोडेट द न्यू, और जो पुरानी चीज़ें हैं वो नई चीज़ों में बदलने लग जाती है, यानी जो पुरानी परंपराएं हैं उनमें सुधार होने लग जाता है। द इंक्लूजन ऑफ द न्यू वर्क अल्टर्स द वे इन विच द पास्ट इज सीन, और इंक्लूजन मतलब होता है जुड़ाव, लगाव, ऑफ द न्यू वर्क, नए कार्य से वो पुराने जो पास्ट में जो चीज़ें घटित हुई है जिनको हमने देखा है उनमें भी बदलाव लाता है। इट चेंजेस द एलिमेंट्स ऑफ द पास्ट दैट आर नोटेड एंड रियलाइज, ये उन एलिमेंट को बदल देता है जो भूतकाल में घटित हुए थे और जिनको हमने नोट किया था और जिनको हमने रियलाइज़ किया था, यानी जिन चीज़ों को हमने गौर किया था, जिनको हमने महसूस किया था, उन चीज़ों को भी ये बदल देता है। इन इलियट्स ओवन वर्ड्स, what happens when a new work of art is created? It's something that happens simultaneously to all the works of art that preceded it. इलियट ने खुद अपने शब्दों में लिखा है,
व्हाट हैपन्स, क्या घटित होता है, व्हेन ए न्यू वर्क ऑफ आर्ट इज क्रिएटेड, जब एक कोई नई रचना सामने आती है, इज समथिंग दैट हैपन्स साइमल्टेनियसली, वही होता है जो समांतर रूप से घटित होना चाहिए, टू ऑल द वर्क्स ऑफ आर्ट, सभी रचनाओं में, दैट प्रेसिडेड इट, जो उसके साथ चलती रहती है। यानी जब कोई नई रचना उभर कर के सामने आती है तो जो पुरानी रचनाएं हैं उनमें भी धीरे धीरे परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे मान लो मोबाइल फ़ोन का नया एंड्रॉयड वर्जन आया, तो जो पुरानी चीज़ें हैं उन पुरानी चीज़ों में भी एक नया बदलाव आने लग जाता है। इलियट रेफर्स टू दिस ऑर्गेनिक ट्रेडिशन एज द माइंड ऑफ यूरोप, और इन चीज़ों को इलियट ने माइंड ऑफ यूरोप के नाम से संबोधित किया है। द प्राइवेट माइंड इज इंक्लूडेड बाय दिस मोर मैसिव वन, प्राइवेट माइंड जो होता है, प्राइवेट से मतलब है इंडिविजुअल, इंक्लूडेड बाय दिस मोर मैसिव वन, वो भी इसी में सम्मिलित किया गया है। दिस लीड टू इलियट्स सो कॉल्ड इम्प्रेसिव थियरी, इम्पर्सनल थियरी ऑफ पोइट्री। अब ये जो परंपराएं हैं इनके साथ ही हमने प्राइवेट माइंड को भी इंक्लूड किया है, यानी व्यक्तिगत प्रभाव भी इन पर पड़ता है, और इस व्यक्तिगत प्रभाव को इलियट ने इम्पर्सनल थियरी के नाम से संबोधित किया है। यह इलियट की इम्पर्सनल थियरी कहलाती है, यानी जो पर्सनल नहीं है वो इम्पर्सनल है। द पोइट सरेंडर्स ऑफ हिमसेल्फ टू द वास्ट ऑर्डर ऑफ ट्रेडिशन, कवि ने पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दिया है किसके प्रति, वास्ट ऑर्डर ऑफ ट्रेडिशन, ट्रेडिशंस यानी परंपराएं जो बहुत ज़्यादा काव्य में योगदान देती है उनके प्रति। आर्टिस्टिक क्रिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ डीपर्सनलाइजेशन, आर्टिस्टिक क्रिएशन जो है, कला का जो निर्माण होता है, इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है, और ये कैसी प्रक्रिया है, डीपर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन नहीं है, यानी कला का जो विकास होता है वो व्यक्तिगत नहीं होता है, कला का विकास अव्यक्तिगत है, कला का विकास सभी लोगों के लिए होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। द मैच्योर पोइट इज व्यूड एज अ मीडियम, जो मैच्योर कवि होता है उसको एक मीडियम के रूप में देखा जाता है, थ्रू विच ट्रेडिशन इज चैनल्ड एंड एलेबोरेटेड। एक कवि जो होता है उसको मैच्योर, एक द मैच्योर पोइट जो होता है इज व्यूड एज अ मीडियम, उसको एक मीडियम के रूप में देखा जाता है, थ्रू विच ट्रेडिशन इज चैनल्ड एंड एलेबोरेटेड, जिसके माध्यम से परंपराओं को चैनल मिलता है और उनका विकास होता है। एलेबोरेटेड मतलब उनका अलंकरण होता है, उनको अलंकृत किया जाता है। यहाँ पर कवि ये बताना चाह रहा है कि जो व्यक्ति होता है, जो लेखक होता है, वो सिर्फ एक चैनल है, उसकी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, उसकी इंडिविजुअल लाइफ नहीं है, बल्कि उसके द्वारा सभी लोगों के लिए जो लिखा जा रहा है वो महत्वपूर्ण है, वो एक चैनल है, वो एक मीडियम है जिनसे परंपराएं अलंकृत होती है। ही कंपेयर्स द पोइट टू अ कैटालिस्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, He compares the poet to a catalyst in a chemical reaction. वो एक कवि की तुलना कैटलिस्ट से करता है, जैसे केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक जो परिवर्तन होता है उसमें कैटलिस्ट का जो रोल होता है, ठीक उसी तरह से कवि का रोल होता है। द माइंड ऑफ द पोइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। देखिए, परंपराओं से नई चीज़ें बनाने के लिए कवि का माइंड बहुत ज़रूरी है। जैसे केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कैटालिस्ट की उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जो कवि का जो माइंड है वो कैटलिस्ट होता है। इट एमर्जेस अनअफेक्टेड बाय द प्रोसेस, और जो केमिकल प्रोसेस होती है उसमें जैसे कैटलिस्ट प्रभावित नहीं होता है, ठीक उसी तरह से कवि का जो माइंड है वो अनअफेक्टेड होता है बाय द प्रोसेस, इस प्रक्रिया के द्वारा। द आर्टिस्ट स्टोर्स फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड प्रॉपरली यूनाइट्स देम इन ए स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन। आर्टिस्ट जो होता है वो स्टोर करके रखता है किसको, फीलिंग्स को और इमोशंस को, एंड प्रॉपरली यूनिटाइज देम, और फिर उनको प्रॉपर तरीके से यूनिटाई करता है, यानी उनको बांधता है
इनटू अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन, एक विशेष कॉम्बिनेशन के साथ, विच इज़ द आर्टिस्टिक प्रोडक्ट, और यही तो आर्टिस्टिक प्रोडक्ट है। आर्टिस्ट का क्या काम है? वह फीलिंग्स को स्टोर करता है, भावनाओं को, इमोशंस को स्टोर करता है, फिर उनको सही तरीके से यूनिटाइज करता है, बांधता है, और फिर उनको आर्टिस्टिक प्रोडक्ट के रूप में प्रस्तुत करता है। दिस फीलिंग्स एंड इमोशंस मेक ग्रेट आर्ट ग्रेट, और ये जो फीलिंग्स है, ये जो इमोशंस है, ये कला को महान बनाती है। बट द नेचर ऑफ द आर्टिस्टिक प्रोसेस बाय विच दे आर सिंथेटाइज्ड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। दिस फीलिंग्स एंड इमोशंस मेक आर्ट ग्रेट। ये फीलिंग्स, ये इमोशंस कला को महान बनाती है, परंतु द नेचर ऑफ आर्टिस्टिक प्रोसेस, जिस कलात्मक प्रक्रिया के माध्यम से ये बनाए जाते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। विच दे आर सिंथेसाइज्ड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जैसे धागा है, आपके पास बहुत अच्छा धागा है और आपने उस धागे से जो ड्रेस बनाया है, ड्रेसअप किया है, वो बनाने की कला भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही धागे से तरह तरह की डिज़ाइन के कपड़े आप बना सकते हैं। ठीक इसी तरह से जो कवि है, उसका दिमाग जो है, उसका माइंड जो है, उसने किस तरह से इमोशंस को और फीलिंग्स को एक सांचे में ढाल करके एक कविता बनाई है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। द आर्टिस्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द प्रेशर शो टू स्पीक अंडर विच द मिक्सचर टेक्स प्लेस। आर्टिस्ट ही रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, किसके लिए? फॉर क्रिएटिंग, बनाने के लिए। द प्रेशर शो टू स्पीक, अगर हम यहाँ पर ये कहें, जैसे किसी चीज़ को बनाने के लिए कितना दबाव डालना है, उसमें कितना क्या टोन डालना है, अंडर विच द मिक्सर टेक्स प्लेस, जिसमें मिक्सर घटित होने वाला है। जैसे मान लो मिक्सी में आपने कोई चीज़ पीस डाली, अब उसको कम पीसने की ज़रूरत थी और आपने ज़्यादा पीस डाली तो वो बिगड़ जाएगी। ठीक इसी तरह से कवि जो होता है, उसको पता है कि कितना इमोशंस क्रिएट करना है। अगर वो ज़्यादा इमोशंस क्रिएट कर देगा तो वो मिक्सर बिगड़ जाएगा और वह कला बिगड़ जाएगी। एंड इट इज इन द इंटेंसिटी ऑफ द मिक्सर दैट रेंडर्स ग्रेट आर्ट, और जो इंटेंसिटी है, तीव्रता जो है ऑफ मिक्सर, इस मिक्सर की, दैट रेंडर्स ग्रेट आर्ट ग्रेट, जिसकी वजह से ये कला जो है महान बनती है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इन दिस व्यू Eliot rejects the theory that art expresses metaphysical unity in the soul of the poet. यहाँ पर कवि जो है इलियट, वो उस थियोरी को रिजेक्ट कर देता है। कौन सी थियोरी? दैट आर्ट एक्सप्रेस मेटाफिजिकल यूनिटी, की कला जो है वो मेटाफिजिकल यूनिटी को बताती है। इन द सोल ऑफ द पोइट, कवि की आत्मा में, कवि की आत्मा में मेटाफिजिकल यूनिटी भरी रहती है, ऐसा जो विचार था उसको इलियट ने रिजेक्ट कर दिया। द पोइट इज ए डीपर्सनलाइज्ड वेसल, क्या कहा इलियट ने? क्या कहा? द पोइट इज ए डीपर्सनलाइज्ड वेसल, वेसल मतलब बर्तन है, और कैसा बर्तन? डीपर्सनलाइज, यानी वो व्यक्तिगत बात नहीं करेगा। अ मियर मीडियम, वो सिर्फ माध्यम है। ग्रेट वर्क्स डू नॉट एक्सप्रेस द पर्सनल इमोशंस ऑफ द पोइट, जितनी भी महान रचनाएं हैं उनमें कभी भी कवि का खुद का पर्सनल इमोशन नहीं होता है। आप कोई सी भी महान रचना को उठाकर देख लीजिए, महाभारत, रामायण, इलियड, ओडेसी, ऑल द ग्रेट थिंग्स डू नॉट एक्सप्रेस द पर्सनल इमोशंस ऑफ देयर पोइट्स। ये जो महान रचनाएं हैं, इनमें कभी भी उनके कवियों के इमोशंस को नहीं जोड़ा है, क्योंकि जो महान रचना होती है वो डीपर्सनलाइज होती है। द पोइट डज नॉट रिवील देयर ओवन यूनिक एंड नोवल इमोशंस, कवि खुद के जो यूनिक और नोवल इमोशंस होते हैं उनको नहीं जोड़ता है, बट रादर बाय ड्रॉइंग ऑन ऑर्डिनरी वंस एंड चैनलाइजिंग, बट रादर, इसके बजाय बाय ड्रॉइंग ऑन
ऑर्डिनरी वंस, उसके जो सामान्य जो इमोशंस होते हैं उनको वो ड्रॉ करता है, उनको चित्रित करता है, चैनलिंग दैम, और उनको चैनल करता है थ्रू द इंटेंसिटी ऑफ पोइट्री, कविता की तीव्रता के साथ। दे एक्सप्रेस फीलिंग्स दैट सरपास, वे कवि जो होते हैं क्या करते हैं, एक्सप्रेस फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। कौन सी फीलिंग्स, दैट सरपास, जो बहुत आगे निकली हो, ऑल टुगेदर एक्सपीरियंस्ड इमोशंस, या उनके ऐसे इमोशंस जो उन्होंने भोगे हों उनको वो बताते हैं। दिस इज वॉट इलियट इंटेंड्स व्हेन ही डिस्कस पोइट्री एज एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस, और यही इलियट की वो थियरी है जिसमें वो कहता है कि कविता जो है वो एस्केप फ्रॉम इमोशंस है, यानी खुद के इमोशंस से बचना ही कविता है। इलियट की जो प्रसिद्ध डेफिनेशंस है कविता की वो है इमोशंस से एस्केप करना, यानी खुद के इमोशंस को अगर आपने कविता में भर दिया तो वो पोइट्री यूनिवर्सल नहीं रहेगी और उसको कोई नहीं पढ़ेगा। जैसा कि आजकल के कवि होते हैं जो अपने मन के जो उद्गार होते हैं, जैसे प्रेम में पीड़ित होते हैं तो अपने मन के उद्गारों को कविता में लिखते हैं और बहुत बड़े कवि कहलाने का दावा ठोकते हैं। सक्सेसफुल पोइट इज इम्पर्सनल, सफल कवि वो होते हैं जो इम्पर्सनल होते हैं, एंड देयरफॉर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोइट। सक्सेसफुल पोइट्री इज इम्पर्सनल, सफल कविता वो कहलाती है जो इम्पर्सनल होती है, एंड देयरफॉर एग्जिस्ट, इसीलिए वो उसका अस्तित्व होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोइट्स, और वह उसके कवि से इंडिपेंडेंट होती है। ऐसा नहीं कि कवि मर गया और उसकी कविता भी साथ में मर गई। क्यों? क्योंकि वो इम्पर्सनल होती है, कवि के मरने के बाद भी हजारों लाखों साल तक वो चलती रहती है। जैसे वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि बरसों साल पहले खत्म हो गए, लेकिन आज भी रामायण उनके द्वारा लिखी गई कृति जिंदा है। इट आउटलिव्स द पोइट एंड कैन इनकॉर्पोरेट इनटू टाइमलेस आइडियल ऑर्डर ऑफ द लिविंग लिटरेरी ट्रेडिशन, और ये जिंदा बना के रखती है, कवि को टाइमलेस कर देती है, समय के बंधनों से मुक्त कर देती है। कितना भी समय निकल जाए लेकिन उसकी वो रचना हमेशा के लिए जिंदा रहती है। Another essay found in selected essays relates to this notions of the impersonal poet. एक और ऐसे लिखा है इलियट ने जिसमें भी इम्पर्सनल के बारे में बात की है, और उसका नाम क्या है, इन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स इलियट प्रेजेंट्स द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। हैमलेट और उसकी प्रॉब्लम्स नामक ऐसे इलियट ने लिखा है, और उसमें इसी समस्या को उसने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के नाम से बताया है। द थियरी इज दैट द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इन आर्ट कैन बी अचीव्ड बाय स्पेसिफिक and almost mechanical instruction of a set of objects including events and situation। और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाली जो थियरी है उसमें क्या बताया है, द थियरी इज दैट, थियरी ये है कि द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इन आर्ट, किसी भी कला में इमोशंस को अभिव्यक्त करना, कैन बी अचीव्ड बाय स्पेसिफिक, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं एक विशेष तरीके से, एंड ऑलमोस्ट मैकेनिकल, और उसको मैकेनिकल तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हम इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से, इंक्लूडिंग इवेंट्स एंड सिचुएशन, इन इवेंट्स और सिचुएशन के माध्यम से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अ पर्टिकुलर इमोशन इज क्रिएटेड बाय A particular emotion is created by presenting its correlated objective sign। एक जो पर्टिकुलर इमोशन है, कोई विशेष जो भावना है, उसको हम क्रिएट कर सकते हैं बाय प्रेजेंटिंग इट्स कोरिलेटेड ऑब्जेक्टिव साइन, जब हम उसके साइन जो है उसको प्रेजेंट करें। और कौन से साइन, कोरिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, उससे संबंधित उद्देश्य वाले। द ऑथर इज डीपर्सनलाइज इन दिस कंसेप्शन, इस धारणा में, इस अवधारणा को लेकर भी कवि जो है डीपर्सनलाइज है।
The author is depersonalized in this conception since he is the mere effector of the sign. ऑथर जो है वो डीपर्सनलाइज है इस अवधारणा में, क्योंकि वो एक इफेक्टर मात्र है, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है रचना पे, एंड इट इज़ द साइन एंड नॉट द पोइट विच क्रिएट्स इमोशंस। अब यहाँ पर देखिए, जो साइन है, जो संकेत है, वो क्रिएट करते हैं इमोशंस, न कि कवि। Eliot assert that it is absolutely necessary for the poet to study। यहाँ पर इलियट ने हमें बताया है कि कवि को निश्चित रूप से ये कुछ चीज़ें हैं, इनका अध्ययन करना ही चाहिए। एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरह से उसके लिए आवश्यक है कि वो इन चीज़ों का अध्ययन करें। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोइट्स बिफोर देम। एक तो उसे खुद के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा, टू बी वेल वर्स्ड एनफ दैट दे कैन अंडरस्टैंड एंड इनकॉर्पोरेट द माइंड ऑफ यूरोप, जिसके बारे में माइंड ऑफ यूरोप कहा था इलियट ने परंपराओं के लिए। टू बी वेल वर्स, उनसे उसको परिचित होना चाहिए, वेल वर्स होना चाहिए परंपराओं से, और एनफ मतलब पर्याप्त रूप से होना चाहिए। दैट दे कैन अंडरस्टैंड, ताकि लोग समझ सकें, एंड इनकॉर्पोरेट, और वह उनके साथ सहयोग कर सके, द माइंड ऑफ यूरोप यानी परंपराएं, इनटू देयर पोइट्री, उनकी कविता में। यानी कवि को उन परंपराओं को सम्मिलित करना चाहिए। बट द पोइट्स स्टडी इज यूनिक, लेकिन फिर भी कवि की जो स्टडी है वो यूनिक है, उसका जो रचना करने का जो तरीका है वो यूनिक है। इट नाइदर एनक्रोचेस नॉर प्रिवेंट्स पोइटिक सेंसिबिलिटी, क्योंकि न तो ये एनक्रोच करता है, एनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण, और न परवर्ट करता है, न रोकता है, न तो ये किसी क्षेत्र में आगे ज़्यादा बढ़ता है और न किसी क्षेत्र में पीछे हटता है। पोइटिक सेंसिबिलिटी के क्षेत्र में ही ऑब्जर्व्स इट थ्रू अ पोइटिक लेंस। इलियट ने इन चीज़ों को पोइटिक लेंस से देखा है, ऑब्जर्व किया है। कवि के अंदर ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए। This ideal implies that knowledge collected by a poet is not knowledge of acts, but knowledge which leads to a greater understanding of the mind of Europe। यहाँ पर इलियट ने जो आदर्श स्थापित किया है उसके माध्यम से ये बताया है कि knowledge collected by a poet is not knowledge of acts। कवि के द्वारा जो नॉलेज इकट्ठा की गई है वो नॉलेज एक्ट्स की नॉलेज नहीं है, यानी उस पर उसको काम नहीं करना है, बट नॉलेज विच लीड्स टू अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, बल्कि उसके अंदर जो नॉलेज है जो उसको आगे की ओर ले जाती है, अंडरस्टैंडिंग की ओर ले जाती है, जो माइंड ऑफ यूरोप की ओर ले जाती है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी जो नॉलेज उसको परंपराओं को साथ लेकर चलने की ओर आगे बढ़ती है, वो नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। As Eliot explains, Shakespeare acquired more essential history from Plutarch than most men could from the whole British Museum। अब देखिए, यहाँ पर इलियट ने हमें समझाया है कि शेक्सपियर ने, जो महान कवि था शेक्सपियर, उसने जितनी नॉलेज हिस्ट्री से प्राप्त की है, किससे? प्लूटार्क से लेकर के पूरे इतिहास से जितना ज्ञान उसने कलेक्ट किया, उतना ज्ञान बहुत सारे लोगों ने ब्रिटिश म्यूजियम का अध्ययन करने से भी नहीं प्राप्त किया। Eliot's theory of literary tradition has been criticized for its limited definitions। अब हमने यहाँ पे इलियट की जो थियरी पढ़ी लिटरेरी ट्रेडिशंस की, उसकी कई आलोचकों ने आलोचना की है, और क्यों आलोचना की है इसके कुछ पॉइंट है। ये देखिए, इलियट्स थियरी ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशन हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर इट्स लिमिटेड डेफिनेशन। पहली चीज़ तो ये है कि लिमिटेड डेफिनेशन की वजह से इसकी आलोचना हुई है। हिज चॉइसेस हैव बीन क्रिटिसाइज ऑन सेवरल फ्रंट्स। उसकी जो चॉइस है उनको कई तरीके से आलोचना की गई है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हैरोल्ड ब्लूम disagrees with Eliot's disdain towards romantic poetry।
हैरोल्ड ब्लूम जो आलोचक हैं वो बिल्कुल असहमत हैं इलियट से, क्योंकि इलियट ने रोमांटिक पोइट्री का डिसडेन किया है। डिसडेन का मतलब होता है तिरस्कार, यानी उसने छोड़ दिया उसके बारे में कुछ भी कहने से। इस वजह से हैरोल्ड ब्लूम जो है वो इलियट से सहमत नहीं है। मोरओवर मैनी बिलीव इलियट्स डिस्कशन ऑफ द लिटरेरी ट्रेडिशन एज द माइंड ऑफ यूरोप स्मेल्स ऑफ यूरोसेंट्रिज्म। इलियट ने जो बार बार माइंड ऑफ यूरोप शब्द का प्रयोग किया उससे दूसरे लोग परेशान हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इलियट के दिमाग से यूरोसेंट्रिज्म की बदबू आती है। वह यूरोप सेंटर्ड था, यूरोप के आगे नहीं बढ़ा। यूरोप, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका उस तरफ वो आगे नहीं गया, सिर्फ वो यूरोप पर ही केंद्रित रहा। However, it should be recognized that Eliot supported many Eastern and thus non-European works of literature such as महाभारत। हालांकि ऐसा नहीं है, इलियट ने नॉन यूरोपियन रचनाओं को भी पढ़ा है, जैसे कि महाभारत जो एशिया महाद्वीप के देश भारत का प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो ये आलोचना उसकी थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। हिज वर्क इज़ हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशंस, और उसकी जो रचनाएं हैं वो नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशन से भी प्रभावित है। ही डज नॉट अकाउंट फॉर ए नॉन वाइट एंड नॉन मैस्कुलाइन ट्रेडिशन। ही डज नॉट अकाउंट फॉर, ही डज नॉट अकाउंट फॉर, वो विवरण नहीं देता है अ नॉन वाइट एंड नॉन मैस्कुलाइन ट्रेडिशन, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन। तो यहाँ पर एक ये भी है, ही डज नॉट अकाउंट फॉर, वह हमें नहीं बताता है। नॉन वाइट, सिर्फ उसने गोरे लोगों के बारे में बताया है, और उसने सिर्फ नॉन मैस्कुलाइन ट्रेडिशन इसके बारे में भी नहीं बताया। यानी उसने फीमेल, मैस्कुलाइन मतलब पुरुष और नॉन मैस्कुलाइन मतलब स्त्रियां, उसके बारे में भी हमें नहीं बताया है। एज सच हिज नोशंस ऑफ ट्रेडिशन स्टैंड्स एट ओड विद फेमिनिस्ट, क्योंकि उसकी जो नोशन है ट्रेडिशंस के बारे में स्टैंड्स एट ओड, ओड मतलब भिन्न तरीके से है विद फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट के साथ। यानी उसने सिर्फ पुरुषों के बारे में ही ज़्यादा बताया, स्त्रियों के बारे में बहुत कम बताया है। पोस्ट कॉलोनियल के बारे में नहीं बताया, माइनॉरिटी थियरीज के बारे में नहीं बताया, इसलिए उसकी जो रचना है वो आलोचनीय है। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट इज द मोस्ट जुवेनाइल ऑफ हिज एसेज, लेकिन फिर भी ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट जो उसका लेख है ये उसकी जुवेनाइल रचनाओं में से एक है। जुवेनाइल का मतलब होता है युवा, यंग, यानी ये बहुत ही युवा रचना मानी जाती है। थैंक्स गूगल। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अपने साथियों को भी चैनल को बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।